Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today is from October-November 2020. It's P6 variant 61. This is ATP, which is alternative to practicals. So let's start question 1. A student determines the density of modern clay by two methods. हमारे पास modern clay है, हम उसकी density निकालें. Density की हमें पता है कि usually formula होता है density का mass upon volume. ठीक है, और हम इसके दो मेथड से इसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं. तो हमारे पास ये मेथड 1 दिया गया सबसे पहले. Figure 1.1 shows one face of a piece of modern clay that the student uses. This is sample A. Sample A पे हमें length दी हुई है और width. The student measures the depth. ये depth की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है. अब हमें इस इमेज को यूज़ करके यहाँ पर रूलर प्लेस करके लेंथ और width निकालनी है, क्योंकि फिगर 1.1 is drawn actual size. अब अगर यहाँ पर आप रूलर रख के मेजर करें तो लेंथ में आपको मिलेगा 3.1 सेंटीमीटर्स और विड्थ में आपको मिलेगा 2.7 सेंटीमीटर्स. ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सैम्पल ए यूजिंग द इक्वेशन. वॉल्यूम हम निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, वही चीज़ है. So it'll be 3.2 multiplied by 3.1 multiplied by 2.7. आंसर यहाँ आ रहा है वॉल्यूम का. हमारे पास ऊपर यहाँ हर जगह दो सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, बट आई एम गोना यूज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पर हमारे पास हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ करते हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस. सो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्चुअली 26.78. 26.78 को हम राउंड ऑफ करते हैं, हमारे पास आया 27. कि ऊपर भी दो significant figures, I just used 2 significant figures. Next, figure 1.2 shows sample A on a balance. Record the mass of sample A to the nearest gram. Nearest gram का मतलब कि सिर्फ ग्राम आना चाहिए, no decimal. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास है 50.78. अब 7 हमारा 5 से ज़्यादा है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 51 ग्राम्स. ठीक है. नेक्स्ट, calculate the density of sample A using the modeling clay using the equation. तो हमारे पास इक्वेशन भी दी हुई है और हमें बस इसकी डेंसिटी निकालनी है. तो हमारी मास कितना आया था, हमारा मास था हमारा 51. ठीक है, और हमारी वॉल्यूम थी 27 या आप लिख सकते हैं 26.8, जो भी. तो हमारी डेंसिटी यहाँ पर आ रही है 1.89. और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर 2 थे तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, डजंट मेक अ डिफरेंस. एंड इंक्लूड द यूनिट. तो हमारे पास यूनिट आएगा मास का ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, और फिर हमारे पास मेथड 2 दिया गया है. द स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम V1 ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर. अब इसमें हम किस तरीके से निकाल रहे हैं वॉल्यूम. पहले हम मेजरिंग सिलेंडर में पानी भर रहे हैं, फिर उसमें हमारा ब्लॉक डाल रहे हैं हमारे पास उसका जो क्ले का, और हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम कितनी चेंज हुई. उससे जो चेंज इन वॉल्यूम होगा ना, वो हमारे सैम्पल बी की एक्चुअल वॉल्यूम होगी. तो यहाँ पर हमारी वॉल्यूम विथ ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर V1 है 150. एंड जब हमने उसमें क्ले डाला तो हमारे पास बना V2 विच इज़ 182. अब हमने एक्चुअली सैम्पल बी की वॉल्यूम निकाली यूजिंग दिस इक्वेशन. तो हम करेंगे 182 माइनस 150. 182 माइनस 150. तो आंसर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 182. लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट. भाई मुझे पता है 32 बनेगा, बट क्या करें. 150. आई डोंट नो इफ आई ऑलवेज डू दिस इवन इन माई एग्जाम्स. सबसे स्टूपिड चीज़ें आई हैव टू यूज कैलकुलेटर, सो आई एम श्योर, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड डू दैट. खैर, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 32 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये हमारी वॉल्यूम है उसकी बी की. ठीक है. नेक्स्ट, द स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ सैम्पल बी. हमें सैम्पल बी का मास मिल गया. हमें पहले सैम्पल बी की वॉल्यूम मिली, अब हमें उसका मास मिला, अब हमें उसका डेंसिटी निकालनी है. तो हम करेंगे मास कितना है 60 अपॉन वॉल्यूम विच इज़ 32.
पहले हमारे पास मास था 51 अपॉन वॉल्यूम विच वाज 26, याद है आपको? तो हमारी डेंसिटी यहाँ निकल ली है 1.88। पहले हमारी डेंसिटी 1.89, अब यहाँ पे 1.88 है। इट्स वेरी सिमिलर, ऑलमोस्ट दोनों की एक तरीके से 1.9 ही होगी दोनों की, ठीक है। A student suggests that the density of the modeling clay is not affected by the mass or the volume. How is that possible? Density का formula ही mass और volume है. Say whether your results agree with the suggestion. Justify your answers by reference to your results. Statement. Statement में लिखेंगे mass and volume affect. Find value of density. अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है बोथ वैल्यूज़ ऑफ डेंसिटी इज 1.9 एज हमने देखा कि हमारे पास वॉल्यूम चेंज हुई तो मास भी चेंज हुआ, वरना डेंसिटी सेम नहीं रहती. एज मास हैड टू चेंज along with volume for density to remain constant. ठीक है, ये मेरा आंसर है. Next, tick the boxes that describe the correct line for taking a reading of volume of water in a measuring cylinder. अब यहाँ पर हमारे पास meniscus दिखा रहा है which is the curved surface of water. अब यहाँ पर हम पानी में किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं. फॉर वाटर ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आप अंडर द मेनिस्कस देखते हैं, अंडर द मेनिस्कस. और किसी भी मेजरमेंट में चाहे आप अंडर देख रहे हो अबव देख रहे हो, आप हमेशा पैरेलल टू स्केल देखते हैं. ये मेरा स्केल है और इसके पैरेलल में देख रही हूँ. फ़ायदा नहीं है कि मैं स्केल यहाँ है और मैं उसके नीचे से देख रही हूँ या स्केल के ऊपर से देख रही हूँ. डज़ मेक सेंस. तो along the scale, no. Parallel to the scale, no. Perpendicular to the scale, yes. Vertical to the scale, no. और meniscus किस तरीके से व्यू करते हैं? In line with the bottom of the meniscus, yes, for water. In line with top of अगर meniscus यूँ आ रहा है ना या यूँ आ रहा है तो आप bottom of meniscus देखते हैं. अगर meniscus यूँ बन रहा है तो आप top of meniscus देखेंगे, ठीक है. और हमारे पास यहाँ पर क्योंकि water हमें नज़र आ रहा है कि ये नीचे पीक कर रहा है तो हम बोलते हैं bottom of the meniscus. ये हमारा हो गया question 1. I'm going to start off with question 2. Number 2. A student investigates Number 2. A student investigates the cooling of water under different conditions. Figure 2.1 shows the apparatus she uses. ठीक है, हम पानी को कूलिंग करने की different conditions में उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है. नाउ दिस इज द apparatus we have a stand जिसमें हमारे पास एक क्लैम्प है, उस पर थर्मोमीटर अटैच्ड है. इट्स अंडर इन अ बीकर, ठीक है. ऑब्वियसली बीकर में पानी होगा. फर्स्ट थर्मोमीटर इन द फिगर 2.1 shows the room temperature at the beginning of the experiment. अब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है लेकिन अभी पानी नहीं है, अभी रूम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहा है. तो ये हमारे पास 20 है, ये 30 है. दोनों के बीच में हमारे पास 10 डिफरेंट स्केल है जो उसमें 10 डिफरेंट लाइन्स, मतलब हर लाइन 1 को डोनेट करती. तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बल्कि यहाँ ख़त्म हो रहा है. तो ये हमारे पास है 21 डिग्री सेल्सियस जो हमारा रूम टेम्परेचर है. 21 डिग्री सेल्सियस. डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट. नेक्स्ट, the student pours 200 centimeter cubes of hot water 200 centimeter cubes of hot water into the beaker. She records the temperature of the hot water at time t is equals to 0. She immediately starts a stop clock. After 180 seconds, she measures the temperature shown on the thermometer. Her temperature readings are shown. तो पहले हम टेबल को कंप्लीट करेंगे. टाइम हमेशा हम सेकंड में डोनेट करते हैं एंड टेम्परेचर यहाँ हम डिग्री सेल्सियस में करें क्योंकि हमारा थर्मोमीटर जो ऊपर है यहाँ पर ये डिग्री सेल्सियस में, ठीक है. अब हम बताएंगे टाइम. पहले हमने 0 सेकंड्स पे किया, फिर 180 सेकंड्स पे किया. 0 देन 180 सेकंड्स, ठीक है.
Next, calculate the change in temperature between time 0 and time 180. तो हम करेंगे 85 minus 69. तो आंसर यहाँ आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, एक मिनट, हाँ आंसर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, हमने क्या माइनस किया है, माइनस कर रहे हैं हम, हाँ, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 16 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 85 minus 69 is 16 degrees Celsius. ठीक है, नेक्स्ट हम R1 ढूंढ रहे हैं which is the rate of cooling of water. अब ये इक्वेशन भी हमें दी हुई है. चेंज इन टेम्परेचर में पता है हमारे पास है 16. ठीक है, 16 है, एंड चेंज इन टाइम हमारे पास है 180. ठीक है, तो अब बस R1 आ रहा है 0.089. ठीक है, सही है, इधर आप 0.09 बस आई रोट 0.089. The student empties the beaker. अब इसने beaker empty कर दिया. अब दूसरा experiment करिए. She pours 150 centimeter cube of hot water. पहले इसने 200 डाला था. She then adds 50 of cold water. तो इसमें भी 200 centimeter cube है, लेकिन इसमें पहले 150 hot है, फिर 50 cold. She repeats the timing and the temperature. Timing repeat की गई है, मतलब वापस से पहले 0 seconds पे, फिर 180 seconds पे. Time seconds पे, and temperature हमारे पास 0 degrees Celsius. ड्रॉप इन टेम्परेचर हम वापस से ढूंढ रहे हैं बिटवीन टाइम 0 एंड टाइम 180. तो यहाँ पर हमारे पास है 69 minus 57. तो आंसर आ रहा है हमारे पास 12 डिग्री सेल्सियस. अब हम इस वाले का रेट निकाल रहे हैं कि इसकी रेट ऑफ एवरेज कूलिंग का रेट क्या है. तो यहाँ पर हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास है 12 अपॉन 180. तो आंसर आ रहा है 0.0667. या नो ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर चूज़ किए, 3 ना, तो आई थिंक यहाँ पर भी हम 3 कर देते हैं. यहाँ पर 2 हैं, यहाँ 3 है, तो अब इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, इसको रिमूव करके यहाँ पर 7 लिख देते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए. A student suggests, ये important है, a student suggests that the average rate of cooling R of the water depends on the difference between the temperature of the water at time is equals to 0 and room temperature. अब पहले वाले एक्सपेरिमेंट में टाइम 0 पे हमारे पास टेम्परेचर कितना था, पहले वाला एक्सपेरिमेंट टाइम 0 पे हमारे पास था 85 डिग्रीज, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट टाइम 0 पे हमारे पास था 69. तो हम क्या करेंगे, 85 minus 21, 69 minus 21, क्योंकि रूम टेम्परेचर से डिफरेंस डी डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टाइम इज इक्वल्स टू 0 एंड रूम टेम्परेचर. और रूम टेम्परेचर हमने इनिशियली निकाला 21 जो थर्मोमीटर दिया हुआ. तो यहाँ हमारे पास निकल रहा है 64 and 48. Write a conclusion between the relationship R and D. अब R हमारा कूलिंग रेट है एंड D हमारा टेम्प डिफरेंस है. बेसिकली D हमारे इनिशियल टेम्प पे डिपेंड करता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है ना. तो इनिशियल टेम्परेचर एंड रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप में रिलेशनशिप होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा. ठीक है, क्यों, पहले हम देखते हैं कंक्लूजन. R and D are directly proportional. How? When D decreases, ब्रैकेट में लिख दें, from 64 to 48, then R also decreases 0.089 to 0.067.
ठीक है, तो इनका रिलेशन ऑब्वियसली नज़र आ रहा है हमें। ऑब्वियसली अगर आपका इनिशियल समझे पानी आपका हो 100 डिग्रीज़ पे और एक जगह हो 200 डिग्रीज़ पे, जो 200 डिग्रीज़ है वो ज़्यादा जल्दी ठंडा होगा। जितनी ज़्यादा हीट है वो उतनी ज़्यादा स्प्रेड करेगी, ठीक है। अब थर्मोमीटर आप राइट एंगल पे क्यों पढ़ते हैं? ऑब्वियसली इसका एक रटा रटाया आंसर है, टू प्रिवेंट पैरेलैक्स एरर। ये सब याद कर लें बाय हार्ट। Explain why the mixture of hot and cold water should be stirred before taking the temperature reading at the start of the experiment. So, temperature of water is even throughout. मतलब एक जगह पानी गर्म है एक जगह ठंडा हो तो टेम्परेचर रीडिंग कैसे करेक्टली आएगी? जब पानी थ्रू आउट उसका एक ही टेम्परेचर है तब हमारी टेम्परेचर रीडिंग करेक्ट आएगी। Okay, question 3. A student investigates the magnification of an image produced by a lens. Figure 3.1 shows the apparatus used. अब यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं जो इमेज से बनी है थ्रू अ लेंस, ठीक है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें apparatus में दिया हुआ क्या है। फर्स्ट वी हैव अ कार्ड हियर जहाँ पर एक ट्रायंगुलर होल हुआ है, ये दिखाया हुआ है हमें इसके थ्रू। अब जब उसके पीछे हमने एक लैम्प रखी तो यहाँ पर एक हमारे पास बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके जो रेज़ आएंगी इसकी रेज़ यहाँ पर हमारे लेंस में बाय डिस्टेंस u ट्रैवल करेंगी, फिर लेंस के बाद डिस्टेंस v ट्रैवल करेंगी और स्क्रीन पे आकर ये रेज़ लगेंगी और यहाँ पर हमारी क्या फॉर्म होगी? इमेज स्क्रीन पे, ये हमारी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। So figure 3.2 shows a triangular hole in a card that forms the illuminated object. Figure 3.2 is drawn actual size, मतलब यही इसका actual size है। अब हमें इसकी पहले तो height measurement करनी है। अगर आप अपना ruler यहाँ पर place करेंगे और इससे आप measure करेंगे, you will find the value 1.5 centimeters. Don't forget to write the unit. आप चाहें तो 15 millimeters भी रख सकते हैं, doesn't make a difference, ठीक है। The student places the lens at a distance u from the illuminated object, ठीक है। distance जो हमें u दिखाई हुई है, ठीक है, that is 20 centimeters, तो हम यहाँ लिख देते हैं u is 20 centimeters, ठीक है। He moves the screen slowly until a clear focused image is formed on the screen. He measures the distance v between the center of the lens and the screen. He repeats the procedures of values of u equal to 25 centimeters, 30, 35 and 40. तो u हमारे पास पहले 20 था, फिर 25, 30, 40, ठीक है। इन पे हमने u को रखा और इन u की वैल्यूज़ पे हमने v की वैल्यूज़ को मेजर किया और ये हमें सारी u की वैल्यूज़ मिली हैं। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट मतलब वो हम खुद डिसाइड करते हैं, वो है u इंडिपेंडेंट। और इस पे क्या डिपेंड करता है? u के साइज पे डिपेंड करता है v, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब हमें ढूंढना है m विच इज़ मैग्निफिकेशन और ये हमें m की फॉर्मूला भी दिया हुआ है। तो पहला वाला हमारा होगा m का v अपॉन u है ना, हम करेंगे 70.9 अपॉन 20। तो आंसर हमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है हर जगह, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 3SF लिख लेंगे। तो हम करेंगे 3.55। m की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, या तो हम यूनिट लिखना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली v अपॉन u है ना, तो v भी सेंटीमीटर है और u भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो m की कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा 41.5 अपॉन 25, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.66। तो अगर मैं सब लिख देती हूँ आपको यहाँ पर 1.08, 0.80, 0.64, ठीक है। ये हमें m की वैल्यूज़ मिल गई। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर ऑफ u एंड m, ओके।
तो हम देखते हैं पहले हमारा जो y एक्सिस है ऑब्वियसली दैट्स u, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. हमारा y एक्सिस दैट्स u in centimeters and our x axis is m. एंड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं. ठीक है, अब हमारी वैल्यूज़ देखते हैं. पहले तो हमें बताया हुआ है कि स्टार्ट द y एक्सिस एट 20 सेंटीमीटर्स. ठीक है, जो u है उसको 20 मिनट. यूजुअली हम स्टार्ट करते हैं 0 से. जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल ये 0 x एक्सिस पे 0 होता है, y एक्सिस पे 0 होता है, लेकिन हमें बोला हुआ है कि हम y एक्सिस को 20 से स्टार्ट करें. ठीक है, तो y की वैल्यूज़ क्या है हमारी, ऊपर देख लेते हैं. y की वैल्यूज़ है 20, 25, 30, 35, 40. तो हम फाइव्स में हम यहाँ पर कर लेते हैं. तो हम करते हैं 20, 25, 30, 35, 40 and let's just write 45 as well. ठीक है, तो ये हमारी y की वैल्यूज़ हो गई. अब हम देखते हैं x की वैल्यूज़. ठीक है, हमारे x एक्सिस की वैल्यूज़ क्या है. हमारे पास है 3.55 हमारी मैक्स वैल्यू है और मिनिमम है 0.64. तो मैक्स है 3.55 और मिनिमम है 0.64. तो हम करते हैं 0.5 से हम कोशिश करते हैं कि हम 4 तक ले जाएं. ठीक है, तो 0 आ गया, क्यों हम 0 से शुरू करना पड़ेगा. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ क्योंकि ये हमारी दोनों वैल्यूज़ इसके बीच में आ जाएंगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. जो हमारी पहली वैल्यू है फॉर u वी हैव 20 एंड वी हैव 3.55. ठीक है, तो 3.5 ये रहा. This is 3.5, this is 4. So this is probably 3.5, then this is 3.6, 3.7, 3.8, 3.9. तो 3.55 आएगा अराउंड यहाँ पर. ठीक है, that's around 3.55. Next, for 25 we have 1.66. 25, अब हमारे पास 1.5 है, 1.6 ये रहा, 1.7 ये रहा. तो ये 1.65 होगा, ये 1.66 यहाँ पर होगा अराउंड कहीं पे. ठीक है, नेक्स्ट फॉर 30 वी हैव 1.08. 30 दिस इज़ 1.1 यहाँ पर, तो 1.8 होगा कहीं यहीं पे इसके करीब. जस्ट मेक दिस नीटर वरना आपके मार्क्स जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 35 एंड 0.8. ये 0.6, 0.7, 0.8. ठीक है, फॉर 40 वी हैव 0.64. 0.6 यहाँ पर है, 0.7 ये रहा, तो 0.64 यहाँ पर होगा. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ अ लाइन कनेक्टिंग दीज. ठीक है, try to make this as continuous as possible. ये मैं बड़ा गलत कर रही हूँ इसको. Okay, we've done it. Congratulations. And okay, ये हमने कर लिया. Next, use your graph to determine the value of u1 when the magnification is 1. अब हमें बोला है कि जब m है ना 1 हो तो हम u1 ढूंढें. m1 ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पर आ रहा है इस पे. इसको हम आप अपने ग्राफ पे ये पेंसिल से बना दीजिएगा जो मैंने रेड लाइन बनाई हुई. इट ऑलवेज हेल्प्स. दिस इज 31. तो हमारी u1 की वैल्यू आ रही है 31. ठीक है, नेक्स्ट अब हम फोकल लेंथ निकालेंगे और वैल्यू हमें दी हुई है. तो हम 31 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.5. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी जस्ट डू दिस अगेन. मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज वी जस्ट बीइंग केयरफुल. यस, इट्स 15.5. State 2 precautions that you should take with this experiment in order to obtain accurate reading. अब क्योंकि ये एक लाइट एक्सपेरिमेंट है जहाँ लाइट यूज़ हो रही है, आप कोशिश करें कि यू डू दिस इन अ डार्क रूम. ठीक है, ताकि आपका ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर नज़र आए आपको, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी. ठीक है, तो हम करें यूज़ डार्क रूम और
bright object. ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम जब स्क्रीन को मूव करेंगे ताकि उसकी इमेज जो ना एक क्लियर इमेज बने, हम लिखेंगे मूव स्क्रीन slowly to find best image. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि हम place ruler on bench and clamp it so u and v's values are accurate. ये मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी हैं. ठीक है, आप दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ensure that your object lens and screen are all vertical, or clamp your object lens and screen so that they don't move. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि you mark the center of the lens position on the lens holder ताकि आपके लिए आसानी हो v और u दोनों कैलकुलेट करना. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ensure that the object and the lens are at the same height from the bench. ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं. ये आपके पास काफ़ी वैल्यू. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, which is our experiment planning. A student investigates the resistance of different wires. Plan an experiment to investigate the resistance of wires from different materials. तो हम क्या करेंगे, different materials लेंगे wire के, उनकी हम resistance check करेंगे. Resistance is calculated by the formula R is equals to V upon I. ये formula obviously है, V is equals to IR. The following apparatus is available: a voltmeter, an ammeter, a power supply, a meter rule, a selection of wires made from different metals. You can also use other apparatuses and materials that are usually available in a school laboratory. In your experiment, you should write a list of suitable metals of the wires you will investigate. Draw a diagram of a suitable electric circuit using standard electrical symbols. Explain briefly how to carry out the investigation. State the key variables to be kept constant. Then फिर हम टेबल ड्रॉ करेंगे और उसके हमें वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बस हमें उसकी हेडिंग्स लिखनी है. ठीक है, तो ये मैंने एक इमेज निकाली हुई है. पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि अगर आप एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में कर रहे होते आप इस तरीके से करते हैं. ये आपकी बैटरीज यहाँ पर हैं. ठीक है, यहाँ पर आपका यूजली आपके पास एक इस तरीके का मल्टीमीटर होता है. ठीक है, जिसमें आप या तो रेजिस्टेंस या वोल्टेज या एमीटर सब उसमें मालूम कर सकते हैं. ठीक है, ये फिर यहाँ पर आपकी डिफरेंट वायर्स हैं जो आपने क्रोकोडाइल क्लिप से क्लिप किए हुए हैं. बार बार आप उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ये हमें वायर दिया हुआ है. तो पहले तो हम अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम अपना पावर सोर्स देंगे कि पावर सोर्स तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ये हमारा पावर सोर्स है. फिर आप इसको यहाँ पर अपना ये दिखाएंगे कि आपने वायर कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, तो आप यहाँ पर थिक वायर बना दें या आपको जो लगे. आई एम जस्ट गोना ड्रॉ अ थिकर वायर. ठीक है, और यू कैन लाइक लेबल इट कि ये दिस इज़ आवर, लेट मी जस्ट. ठीक है, मैं क्यों कर रही हूँ मैं जब मैं ये कर सकती हूँ. वाओ, ओके. फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारे एमीटर से. ठीक है, ये हमारा. अब यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे आगे रेजिस्टर, जैसे हम यूजुअली रेजिस्टर के आगे वोल्ट मीटर लगाते हैं. ये हमारा बेसिकली रेजिस्टर की तरह हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं ना. तो ये हमारा पहले हमारा डायग्राम बन गया. अब राइट अ लिस्ट ऑफ सूटेबल मटेरियल्स फॉर द वायर्स यू विल इन्वेस्टिगेट. अच्छा, तो हम ये करते हैं. वायर्स पहले तो हम ये कर देते हैं. वायर्स टू बी यूज्ड कैन बी आयरन. आप आयरन का वायर यूज़ कर दें, आप कॉपर यूज़ कर लें, आप एल्युमिनियम यूज़ कर लें, जो भी आपकी मर्ज़ी हो. आप एलॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन राइट ब्रास, यू कैन राइट सिल्वर, एज लॉन्ग एज इट्स अ मेटल इट डजंट मैटर. ठीक है, देन हमने ये भी कर लिया. ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन. अब ये लिखेंगे ओके, हम लिखेंगे सेट आउट apparatuses
as shown in diagram. Use at least 3 different metal wires. Connect them to the circuit using crocodile. Those are called crocodile clips. ठीक है? And find voltage and current each time to find resistance. आप ये फॉर्मूला लिख दें, R is equals to V upon I. ठीक है, ये आपने कर दिया. और फिर आप ये भी लिखें कि आप ये लिख दें कि repeat each metals R value at least 2 times and use the average. कि आप एक ही मेटल वायर की 2 दफ़ा रेजिस्टेंस निकालें, उसका एवरेज यूज़ करें, so that you're more, your answer is more accurate. ठीक है, ये हमने लिख दिया. After obtaining values, use a table. ठीक है, ये हमने कर लिया. State the key variables to be kept constant. ठीक है, अब हम constant क्या रखेंगे? पहले तो हम constant रखेंगे. constant क्या क्या रखेंगे हम? 2 बहुत important चीज़ें हैं. पहले तो हमारा wires length, सब वायर की लेंथ एक ही जैसी रहेगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, R is equals to resistivity length upon area. ठीक है, हम लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे. रेजिस्टिविटी ऑब्वियसली मेटल पे डिपेंड करती है, तो इसका और हम ये एरिया, या तो फिर हम एरिया जो होता है हम बेसिकली डायमीटर बोलेंगे, या आप बोलोगे कि एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. वायर्स लेंथ हमने लिख दिया, और सेकंड होगा हमारा वायर्स क्रॉस सेक्शन एरिया या वायर्स डायामीटर. ठीक है, ये हमने 2 चीज़ें लिख ली. नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि पावर सप्लाई कांस्टेंट रहे, और उसका नहीं एक्चुअली ये नहीं लिख सकते हैं, सॉरी आई टेक दैट बैक, बिकॉज उसमें करंट चेंज हो जाएगा पावर सप्लाई में, तो कोई बात नहीं, लेकिन वोल्टेज भी तो चेंज हो जाएगा उसकी वजह से, तो करंट वोल्टेज उसको मेजर आउट कर लेगा, उसका मसला नहीं. ये तो आपके पॉइंट्स आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वायर्स लेंथ एंड वायर्स क्रॉस सेक्शन एरिया या डायमीटर, ये हम इस फॉर्मूला से हमने निकाला है. ठीक है, अब हमें टेबल बनाना है और उसकी हेडिंग्स लिखनी है, मतलब टेबल की हेडिंग्स ही लिखनी है, उसकी वैल्यूज़ नहीं लिखनी है. तो हमारा टेबल बनेगा फॉर एग्जांपल इस तरीके से. मटेरियल एक हमारी वो होगी, ओके, फिर हमारे पास होगी उसकी वोल्टेज. यूनिट लिखना मत भूलिएगा, उसका हम करेंगे करंट एम्प्स में, एंड फाइनली हमारे पास होगा रेजिस्टेंस. ठीक है, ये ओम्स में आता है. तो ये हमारा टेबल की हेडिंग्स भी हो गई. And we're done with this question. If anybody has any questions, please mention down in the comments. I'll try to get back to you as soon as possible. Thank you for watching our videos, and I hope कि आप next video पे भी हमें join करेंगे. Allah Hafiz.